हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू द पॉइंट। मैं रीना मैम स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो सीरीज हम लोगों का गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। ओके, होम साइंस का जो इस समय हमारा सीरीज है होम साइंस टीजीटी पीजीटी यानी यूपी टीजीटी पीजीटी का जो ये सीरीज़ हमने चलाया है शिल्पी सीरीज़, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के पेपर ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि मैं इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराती हूँ। ओके, और पूरे एक्सप्लेन के साथ आप लोगों के सामने मैं हर एक टॉपिक को क्लियर करती हूँ ताकि आप लोग का अच्छे से तैयार हो जाए और अपने आप लोगों का बेहतरीन तैयारी हो। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं सभी उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें रखती हूँ जो आपके पेपर में आए हुए होते हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने सॉल्व कराती हूँ। तो पेपर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के सीरीज़ में जो मैंने क्वेश्चन रखा है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का हम लोग सीरीज़ शुरू करते हैं अपना। आज का जो हमारा सीरीज होगा उससे पहले आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए ताकि सभी बच्चे हमसे जुड़ सकें और सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। क्योंकि देखिए क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पेड क्लास नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए ये मेरा सीरीज जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा है, पहला क्वेश्चन आपके सीरीज जो स्क्रीन पे है आपको बताना है कि जो है आप लोगों का यहाँ पे डैश दिया हुआ है, आपको फिल करना है को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है। तो रागी को कहते हैं, गेहूं को कहते हैं, ज्वार को कहते हैं या बाजरा को कहते हैं। इसमें से किस अनाज को यानी कि कौन से अनाज को गरीब का दूध कहा जाता है? गरीब का दूध, तो दूध आप लोगों के लिए मैंने दूध चैप्टर यानी कि मिल्क का जो चैप्टर है मैंने मिल्क आप लोगों का पढ़ा दिया है। ओके, मैंने मिल्क आप लोगों को पढ़ाया है। वीडियो आप लोगों के पास पार्ट 1 पहुंच गया है जो कि आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दूध के प्रकार के कि टोड मिल्क किसे कहते हैं, ठीक है, टोड मिल्क कौन सा होता है। तो इस तरह से मिल्क आप लोगों के सामने होता है, जो है मिल्क में कौन से तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, किस विटामिन की कमी होती है, किस फॉर्म में होता है, कितना अनुपात में माँ के दूध में प्रोटीन की अनुपात कितनी होती है, गाय के दूध में कितने प्रोटीन की अनुपात होती है या कितना वसा पाया जाता है। ये सारे बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो मिल्क का चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए, चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा आप लोग का मिल्क। अभी मैंने पार्ट 1 बना के आपको मिल्क का दिया है, क्योंकि मिल्क चैप्टर जो आप लोग का काफ़ी लेंदी है तो एक वीडियो में नहीं आता, तो इसके लिए मैंने एक पार्ट अभी बना के दिया है। सेकंड पार्ट आप लोग को जल्दी ही मिल जाएगा। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा जो है को गरीब आदमी का दूध कहा जाता है, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर जो होने वाला है, राइट आंसर आपका होगा ए। राइट आंसर आपका ए है। रागी जो होता है इसे गरीबों का दूध कहा जाता है। यहाँ पे आप इजीली भर सकते हैं कि रागी को गरीब का दूध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिल्क में होते हैं, वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन भी होती है, ओके, प्रोटीन होता है आपका, वसा भी इसमें पर्याप्त मात्रा में होती है। और अगर देखा जाए तो कार्बोज की भी मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है। कार्बोज की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी खासी होती है। उसी तरह कैल्शियम भी इसमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आप लोग को पता है कि दूध जो है कैल्शियम का एक रिच स्रोत होता है, ठीक है, एक अच्छा स्रोत होता है कैल्शियम। और रेशे की भी मात्रा इसमें बहुत अच्छी मात्रा में रेशा भी पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग ऊर्जा की बात कर लें तो ऊर्जा भी इससे हमें जो है 328 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, यानी कि 100 ग्राम अगर हम लोग राई खाते हैं
यानी कि 100 ग्राम अगर हम राई खा रहे हैं तो उससे हमें ऊर्जा कितनी मिलेगी, तो आप लोग बताएंगे 328 ग्राम मिलेगी। अगर हम लोग प्रोटीन की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन कितनी मात्रा में आपका होता है राई में, अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें कि चलिए यहाँ पे हम लोग परसेंटेज की बात कर लें, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता भी है इससे कि रागी में आप तो ये पता ही चल गया कि रागी एक अनाज है जो कि क्या होता है। रागी आप लोग देख भी सकते हैं, रागी को हम दिखा देते हैं उसके बाद। ये आप लोग का रागी है, ठीक है, ये रागी है, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, ये रागी है। अगर हम इसमें प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन कितनी मात्रा में होती है, तो आप बताएंगे कि प्रोटीन की मात्रा जो होती है 7.3 ग्राम होती है। कितना होता है, तो आप बताएंगे 7.3 ग्राम होता है। अगर वहीं पे हम लोग वसा की बात कर लेते हैं, वसा कितनी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि वसा की मात्रा जो होती है 1.3 ग्राम होती है। कितना होता है, तो 1.3 होता है। और अगर हम लोग कार्बोज की बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, कितना होता है, तो आप बताएंगे कि ठीक है, कितना होता है, तो आप बताएंगे कि कार्बोज जो है 72 ग्राम होता है। कितना होता है, तो 72 ग्राम होता है। कलर चेंज करना पड़ेगा, हमको लगता है कलर कौन सा लूँ कि आप लोग को ईजिली दिखे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कैल्शियम की बात कर लें, आप लोग को पता है कि दूध में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, उसी तरह आपके जो है रागी में भी कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। 3.44 ग्राम होती है। कितना होती है, 3.44 होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। और आप लोग को अगर रेशे की बात बता दें तो इसमें रेशा भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कितना होता है, तो आप बताएंगे 3.6 ग्राम होता है। और कुल मिला के अगर हम देखते हैं कि अगर हम 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम रागी ले रहे हैं तो ऊर्जा हमें कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे कि ऊर्जा 328 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें रागी से मिलती है। तो ये हमारे अगर देखा जाए तो ये गरीब के लिए, गरीब के आहार के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन आप लोगों से बनता है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो रागी में प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, तो आप लोग बताएंगे गुलेट्रीन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्रोटीन कौन सी होती है, तो आप लोग बताएंगे कि रागी में जो प्रोटीन पाया जाता है वो होता है आपका गुलेटिलीन, ठीक है। गुलेटिन जो प्रोटीन होता है, ग्लूटीन नामक, आप लोगों ने प्रोटीन पढ़ा होगा, तो प्रोटीन में जो उसके तत्व होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, 20 होते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। 30 मैंने लिखा, 20 होती है। तो जो 20 होती है उसी में ग्लूटीन जो है आपका आता है। तो किस फॉर्म में प्रोटीन होता है, तो आप लोग बताएंगे ग्लूटीन। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो रागी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है कि देखिए यहाँ पे कहा गया यदि RH धनात्मक व्यक्ति एक क्या कर रहा है, एक RH ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव औरत से विवाह करता है, तो परिणाम जो उसके पेट में भ्रूण होगा, यानी कि जब वो गर्भवती होगी, भ्रूण होगा, तो उसके अंदर कौन सा RH फैक्टर जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपका RH फैक्टर है, अगर कोई प्लस वाला है, कोई प्लस वाला पुरुष है यानी कि मेल है, और कोई RH माइनस वाली फीमेल है, क्या है, माइनस फीमेल है, तो वो अगर दोनों शादी करते हैं तो उससे जो बच्चा उत्पन्न हो रहा है, उससे जो बच्चा उत्पन्न होगा, ठीक है, बच्चा उत्पन्न होगा, वो कैसा होगा, उस पर क्या होगा, ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, यानी कि वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव में होगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, तो राइट आंसर आप लोगों का होता है वो धनात्मक होगा। कैसा होगा, तो आप बताएंगे कि धनात्मक होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये RH फैक्टर होता क्या है।
आर एस फैक्टर होता क्या है यहाँ हम आपको थोड़ा समझाएंगे, लेकिन इसका डिटेल आर एस फैक्टर का डिटेल हम आप लोगों को पूरा वीडियो बना के देंगे। आर एस फैक्टर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आप लोग फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो ये ब्लड का एक जो होता है पार्ट होता है, ब्लड का होता है। ओके, तो इसमें जो हम लोग का आर एस फैक्टर आप लोग देख सकते हैं, आर एस फैक्टर लाल जो रक्त होते हैं उनके शिराओं यानी रेड ब्लड सेल्स की सतह पर पाए जाने वाला एक क्या होता है, तो आप बताएंगे एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर यह प्रोटीन RBC यानी रेड ब्लड सेल्स में उपस्थित है तो वो ब्लड कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि वो RH पॉजिटिव होता है। और इसके उल्टा अगर प्रोटीन नहीं उपस्थित होती है तो वो ब्लड कैसा कहलाएगा, तो वो निगेटिव कहलाता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग नेगेटिव में पाए जाते हैं। लगभग मतलब आप ये मान के चलिए कि 99% लोगों में ये पॉजिटिव ही होता है, लेकिन उनमें से 1% जो होता है वो नेगेटिव होते हैं। जब ये दोनों नेगेटिव मिलते हैं तो इनको बच्चा जो होता है वो नहीं हो पाता है, यानी बच्चा उत्पन्न होने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। तो गर्भ में 2-3 महीने के बाद ही बच्चा खराब जाता है, क्योंकि जिस थैली में बच्चा होता है, यानी कि जो ये एक थैली होती है जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें बच्चा होता है पर्टिकुलर, ठीक। तो गर्भाशय में जो ये एक थैली होती है, यानी कि एक इसमें जो एक मोम सा पदार्थ भरा रहता है उसके अंदर बच्चा होता है। जब ये फट जाता है और फटने के बाद अगर पॉजिटिव पिता का पॉजिटिव क्या है, क्या कहते हैं, माँ का निगेटिव अगर है और पिता का भी निगेटिव है, तो जब वो उससे मिलता है तो इस क्या होता है कि बच्चा उसको सप्लाई नहीं कर पाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, ये लगभग बहुत कम लोगों में ये पाया जाता है। इस प्रकार के प्रोटीन को RHD एंटीज भी कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद करिएगा कि इसको क्या कहते हैं, RHD एंटीज के नाम से भी जानते हैं। यह एंटीज क्या करता है, मनुष्य के रक्त में होने पर RH पॉजिटिव होता है, जबकि एंटीज नहीं होता है तो RH क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात हम लोग का क्या था, आप लोगों ने जान लिया होगा RS फैक्टर क्या होता है। तो ये आपका जो आप लोग का रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी यानी RBC में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगर ये किसी में नहीं उपस्थित होता है तो वो क्या होता है, निगेटिव में आता है। अगर ये उपस्थित होता है तो पॉजिटिव होता है। और इसका अगर जो आप लोगों का देखा जाए, पॉजिटिव और निगेटिव अगर दोनों मिल जाते हैं तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग देखिए। इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि RS फैक्टर के जो सेल्स होते हैं उसमें दो डिफरेंट किस तरह से होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस होता है। ये आप लोगों ने देखा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अगर आपका पॉजिटिव होता है और निगेटिव, तो अगर आपकी मदर जो है वो क्या है, निगेटिव है और फादर प्लस है, तो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, यही पूछा गया है कि अगर एक जो पुरुष है वो RH उसका क्या है, धनात्मक है और ऋणात्मक से वो शादी करता है, तो जो उसके बच्चा होगा, भ्रूण होगा, वो कैसा होगा, तो आपका धनात्मक होगा। लेकिन अगर यहीं पे मदर भी निगेटिव है, फादर भी निगेटिव है, तो उससे जो बच्चा हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तो वो भी निगेटिव में होगा। ओके, वो भी निगेटिव में होगा। तो आप लोग को समझ, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर जो है सिर्फ क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि यदि एक जो है आपका RH यानी कि प्लस पॉजिटिव व्यक्ति एक ऋणात्मक औरत से शादी करता है तो परिणाम क्या होगा, यानी कि उसके अंदर जो भ्रूण है उसका परिणाम क्या होगा, वो धनात्मक होगा। आप लोगों ने देखा कि अगर RS फैक्टर जो है और ये माइनस आपकी फीमेल भी है और माइनस जो है आपका क्या है, मेल भी है, तो उससे जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, तो माइनस यानी निगेटिव में होगा। ओके, तो आप लोगों को मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश की, आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि RS फैक्टर होता क्या है, और अगर RS फैक्टर जो है निगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो किस तरह का बच्चा उनसे उत्पन्न
होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग की स्क्रीन पे है, आप लोग को बताना है। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में भी डिस्कस किया है, ठीक है। ये कह रहा है गर्भ में शिशु के शरीर पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा से क्वेश्चन में मिस्टेक है। शिशु के शरीर पे, अच्छा हाँ, शिशु के शरीर पे कैसा रक्षार्थ पदार्थ रहता है? पतला व चिकना होता है, मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है, या पानी जैसा पतला पदार्थ होता है, या कोई भी नहीं होता। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि जो बच्चा होता है गर्भ में, तो बच्चा होता है, तो गर्भ में बच्चा तो होता ही होता है। एक सेकंड, ठीक है। तो उसके अंदर एक कुछ इस तरह से एक ऐसे थैला होता है जिसके अंदर क्या होता है, एक पतला सा उसके अंदर एक पदार्थ भरा होता है, बहुत मोम सा सदृश, यानी इसका राइट आंसर जो होगा, पहले तो ये जान लीजिए कि मोम सा सदृश एक चिकना पदार्थ होता है जिसमें ये आपका चाइल्ड होता है। आप लोग को पता है कि आप लोग का चाइल्ड जो है वो कैसा होता है, तो पूरे समय वो गर्भ में उसका सिर कैसे होता है, ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ सिर होता है, और आपका जो शिशु होता है ये इस तरह से होता है। लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है वो इसके जो है रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, जब प्रसव का समय पास आता है, ठीक है, तो उस प्रसव जब यानी कि दर्द शुरू होता है तो उस समय वो रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या करता है, इस बच्चे को इस तरह से रोटेट करके इसको सिर नीचे कर देता है। नॉर्मल डिलीवरी में आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे का पहले सिर बाहर आता है, ठीक है। डिलीवरी के तीन आप लोगों के अवस्था होती है, प्रसारण की अवस्था होती है, ठीक है, तीन अवस्थाएं आपकी डिलीवरी के होती हैं। तो उस समय आप लोग को पता है कि आप लोग का कौन सा हार्मोन्स काम करता है, तो आपके योनि का प्रसारण करने का काम भी, यानी उसको फैलाने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो आप लोग बताएंगे रिलैक्सिन हार्मोन्स करता है। ये मैंने जो इससे पहले आप लोगों को वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों का क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन को पूरी तरह से क्लियर करके आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने तीनों हार्मोन्स बताया था, इसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, यानी कि आप लोगों के जो प्रसव की तीन अवस्थाएं होती हैं, किसकी होती हैं, तो आप लोग बताएंगे कि प्रसव की यहाँ पे तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं क्या होती हैं, पहला होता है आपका विस्तारण की अवस्था, और विस्तारण का कार्य कौन करता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों का जो रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है, कौन सा हार्मोन्स होता है, तो आप बताएंगे रिलैक्सिन हार्मोन्स होता है। जैसे कि नाम से ही आप लोग को पता चल जा रहा है, रिलैक्सिन यानी रिलैक्स दे रहा है, वो जो योनि मार्ग होती है उसका विस्तारण करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्तारण की अवस्था कहते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन्स। ओके, उसके बाद सेकंड आप लोगों का कौन सा होता है, तो आप लोग बताएंगे सेकंड जो होता है निष्कासन की जो होती है अवस्था होती है, किसकी होती है, निष्कासन की अवस्था होती है। और लास्ट में जो तीसरा होता है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और आपका थर्ड जो होता है ये होता है संपूर्ण निष्कासन। संपूर्ण यानी कि देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है कि आपकी योनि का प्रसार हो रहा है, यानी कि वो थोड़ा से उसका फैलाव ज़्यादा हो रहा है, ये बच्चा घूम के ऐसे आ जा रहा है, यानी कि उसका सर जो है नीचे हो जा रहा है। अगर शुरू से बच्चे का सर नीचे रहेगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी सर्वाइव करने में, क्योंकि शुरू से नीचे रहेगा तो वो नीचे अगर आप लोग को सोचिए कर दिया जाए तो क्या आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, आप उल्टा लटक जाएंगे, तो हर चीज़ तो इसलिए नहीं होता, जब डिलीवरी का समय आता है तभी ये होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब आप डॉक्टरों के पास जाते हैं तो भी जो दाई लोग होती हैं वो लोग बताते हैं कि भी बच्चा जो है उल्टा है या अभी आड़ा है। आड़ा मतलब कि ये घूम के ऐसे में आ जाता है, तो आड़ा है तो घूम के उसके बाद जब ये सही होता है, यानी कहते नहीं है कि दाई कहती हैं कि जब डिलीवरी का समय हो सकता है आते आते ये सही हो जाए, तो ये सही हो जाता है किसके सहारा से, रिलैक्सिन हार्मोन्स इसको घुमा देता है, और इसके अंदर जो ये पदार्थ भरे होते हैं ये बच्चे इसमें तैरते रहते हैं, बच्चे इसमें क्या करते हैं, इस तरह से तैरते रहते हैं। तो आपकी तीन अवस्थाएं आपकी कौन कौन सी होती है, तो बताएंगे विस्तारण की, उसके बाद दूसरा जो होता है निष्कासन की, यानी कि बच्चे की निष्कासन की अवस्था, इसमें बच्चा जो है जन्म लेता है, और तीसरा जो होता है जो ये सारे पदार्थ उसके अंदर भरे होते हैं, गर्भ के अंदर जो पदार्थ होते हैं, संपूर्ण निष्कासन, यानी जो उसमें जो भी श्लेष्मा वगैरह जो रह जाते हैं उसको पूरी सफाई
जो होती है वो आपकी होती है संपूर्ण निष्कासन की अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएं प्रसव की होती हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों का क्या था कि गर्भ में शिशु के शरीर पे कैसा अच्छाद पदार्थ होता है। तो आप लोग राइट आंसर क्या बताएंगे? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सेकंड जो है मोम सदृश चिकना पदार्थ होता है। ठीक, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना है कि जो ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है, इसमें से क्या नहीं है आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग क्या नोट डाउन करेंगे? तो नहीं को करेंगे, क्योंकि कहीं यहीं पे हम लोग का क्वेश्चन गलत होता है। तो मछली सॉरी, जो यहाँ पे मछली नहीं होना चाहिए था, मछली लिखना था। ठीक, मछली की जगह मछली। ओके, मछली हुई सब्जी। ओके मछली नहीं, और हर जगह पे मछली हुई ही होगा। यहाँ पे भी मछली हुई, यानी कि मछली हो गई है। माय मिस्टेक टाइपिंग में। ओके, सॉरी उसके लिए। तो मछली हुई फल या उबला हुआ अंडा या जल, इसमें से कौन सा आप लोग बताएंगे पूरक आहार नहीं है? अब पूरक आहार क्या होता है? तो जब बच्चा दूध पी रहा होता है उस समय जो बच्चे को उसके ऊपर जो आहार दिया जाता है, यानी कि 6 महीने के बाद जो हम बच्चों को आहार खिलाते हैं, यानी कि दूध के साथ साथ जो भी उसको भोजन देते हैं, भोज्य पदार्थ देते हैं, वही आपका क्या होता है? पूरक आहार कहलाता है। तो पूरक आहार क्या होता है आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब आंसर भी आप लोग बहुत ईजिली दे पाएंगे कि मसली हुई सब्जी क्या है। हम बच्चे को खाना खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं? कोई चीज़ हाथ में लेते हैं, उसको मसल के उसके मुंह में डाल देते हैं। तो ये भी एक आपके पूरक आहार है। सब्जी भी हम लोग खिलाते हैं। मसले हुए फल, यानी हम लोग फल ले रहे हैं, केला ले रहे हैं, उसको मसल के खिलाते हैं, तो मसले हुए फल भी आपका होगा। जो नॉन वेज अंडा वगैरह खाते हैं उनको उबला हुआ अंडा भी हम लोग बच्चों को देते हैं, तो ये भी आपका पूरक आहार है। जल की बात कर लें तो ये पूरक आहार में नहीं आता है। ये बच्चे को ऐसे ही पिलाया जाता है या दूध से उसका कंप्लीट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, पूरक आहार में नहीं आता है। तो क्या नहीं आता है आप बताएंगे? जल नहीं आता है। ओके, इसमें हम लोग देखिए कई चीज़ दे सकते हैं। सूजी की खीर देते हैं, दाल देते हैं, दाल के पानी को देते हैं, खिचड़ी देते हैं। ठीक, तो कुछ सब्जियां भी दे देते हैं। और किस समय आप लोग को पता ही है कि हम बच्चों को किस समय देते हैं? तो ये जब 5 से क्या हो जाते हैं, 5 से कितने 6 वर्ष के हो जाते हैं, ऐसे भी हम लिख देते हैं। 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हम लोग पूरक आहार देते हैं। चलिए, आई होप आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको बताना क्या है? तो आपको बताना है कि प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण करवाना चाहिए। यानी कि जो आपकी गर्भवती स्त्री है, ये सारे क्वेश्चन आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सारे क्वेश्चन इस समय जो आप लोग सॉल्व कर रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जितना सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के, ये सारे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के यानी कि सीडी के हैं। बोले तो बाल विकास से लिया गया है। तो प्रत्येक जो गर्भवती स्त्री होती है उसे प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण करवाना चाहिए। प्रति सप्ताह जाना चाहिए, या माह में 2 बार जाना चाहिए, या माह में 1 बार, या माह में 3 बार। कितनी बार उसे जाके, महीने में उसे कितनी बार जाके क्या करना चाहिए? परीक्षण करवाना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर जो होने वाला है। तो राइट आंसर आप लोग का सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर आप लोग का सी होगा। राइट आंसर सी, क्योंकि जो है जो गर्भवती स्त्री होती है उसे जो प्रथम के 7 महीने होते हैं, उन 7 महीने में उन्हें क्या करना चाहिए कि महीने में 1 बार जरूर जाके स्वास्थ्य केंद्र पर अपना परीक्षण करवाना चाहिए किसी अच्छे दाई से। ये नहीं कि अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड भी बहुत ज़्यादा करवाने से जो उससे लेजर लाइट नहीं करते हैं वो बच्चों को नुकसान करते हैं। तो सिर्फ आप परीक्षण कराइए। कोई जो प्रशिक्षित आपकी दाई होती हैं, नर्स होती हैं, उनके देख रेख में रहना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम बच्चे को ना हो। तो राइट आंसर आपका सी होगा। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपको बताना है प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण क्या है? पहला ऑप्शन जो आपका है
श्वास अवरोध यानी श्वास में अवरोध, जन्मजात असमानताएं, कुपोषण, इनमें से सभी। तो आप इसका राइट आंसर क्या देने वाले हैं कि जो प्रथम के आपके क्या होते हैं, बच्चों का मृत्यु दर होता है, उनका कारण क्या होता है। तो आप लोग बताएंगे कि लगभग मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है। तो प्रति 1000 आप लोगों से अभी सन 2021 की क्वेश्चन पेपर में ही पूछा गया था। सन 2021 के टीजीटी में क्वेश्चन आया था कि जन्म दर कैसे मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है, प्रति 1000 जीवित शिशुओं पे निकाला जाता है या 100 पे। तो राइट आंसर इसका होगा कि प्रति जो 1000 बच्चे जो जन्मते हैं उनके बीच कितने बच्चे जीवित हैं और कितने मर गए, उसको गुणा करके ही क्या किया जाता है, भाग दे के हम लोग मृत्यु दर को निकालते हैं। ठीक है, 1 वर्ष के बच्चों का कितना, तो 1000 में जो 1 वर्ष के बच्चे होते हैं कितने, तो आप बताएंगे 1 वर्ष के बच्चों का इसमें निकाला जाता है। ठीक है, मृत्यु दर निकाला जाता है। ठीक, तो जो शिशुओं की संख्या होती है, मृत्यु जो प्राप्त शिशुओं की संख्या होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, मृत्यु दर कहलाती है। और इसमें इसके कारण जो हैं, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, इनमें से सभी इसके राइट आंसर होंगे। ठीक, राइट आंसर इनमें से सभी। वो कभी कभी क्या होता है, सांस अवरोध यानी जन्म के समय, प्रसव के समय माता को ज़्यादा परेशानी होती है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तभी मृत्यु हो जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है अपरिपक्व मतलब प्री मैच्योर जो डिलीवरी होती है, उससे भी क्या होता है, बच्चे जो है बच्चों का जन्म के समय मृत्यु हो जाता है। कुपोषण यानी माँ कुपोषित है, तभी बच्चों का क्या होता है, जन्म के समय मृत्यु हो जाती है। तो इनमें से सभी, इसका राइट आंसर डी होगा। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपको बताना है सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया। ठीक है, किस सन में किया गया। देखिए, आप लोग का होम साइंस सिलेबस जो है, इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, इसका दायरा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें कब क्वेश्चन क्या पूछा जाए कोई पता नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो ऐसी होती है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो समाजशास्त्र आप लोगों का समाजशास्त्र से पूछा गया है कि प्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस सन में किया गया। तो आप लोग को क्वेश्चन जो है क्वेश्चन मतलब बोले तो सॉरी, आप लोग का देखिए ऑप्शन 1832 में, 1835 में, 1838 में या 1840 में। तो इसका राइट आंसर हम लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, 1838 में, यानी कि 1838 में जो है समाजशास्त्र का प्रथम शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी। अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन एक बनता है, एक सेकंड, पूछता है कि भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत बताएंगे, शुरुआत आप लोग बताएंगे कब हुई थी, तो आप लोग बताएंगे ये हुई थी 1914 में। बिल्कुल याद रखिएगा, अगर भारत का पूछ रहा है, ये पूरे विश्व का हो गया कि सर्वप्रथम समाजशास्त्र का जो शब्द प्रयोग किया गया वो कब किया गया, तो 1838 में। और आपसे भारत में शुरुआत कब हुई पूछता है, तो आप लोग बताएंगे कब हुआ था, तो 1914 में हुई थी। कब हुआ था, तो 1914 में हुई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज की हमारी सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ओके, आज की सीरीज का ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होगा। ये देखिए, यहाँ पे आवश्यकता लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, आवश्यकता लिखना था वहाँ पे, तो ये आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उनके पास पर्याप्त, यहाँ डैश है, आपको भरना, होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए कि साधन होना चाहिए कि प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि बचत होनी चाहिए। तो आवश्यकता क्या होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग एक चीज़ देखते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमको सही दिखेंगे। क्यों, क्योंकि साधन होगा तभी हम लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे। धन होगा यानी कि धन है, तभी धन रहेगा तभी तो हम अपनी आवश्यकता पूरा करेंगे। अब धन हमारे पास है लेकिन हमें उसे खर्च करने की कोई प्रतिष्ठा नहीं है,
कोई इच्छा नहीं तब भी हम उसको खर्च नहीं करेंगे, और धन होते हुए भी अगर बचत नहीं करेंगे तब भी हमारी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। तो ये सारे ऑप्शन ऐसे मिले हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग को देखना है तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे कि वो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो राइट आंसर आप लोगों का ए होगा। इजी ए जो है आप लोग का राइट आंसर होगा। ओके, साधन हमारे पास जब पर्याप्त साधन होगा, क्या होगा, पर्याप्त साधन होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे। ठीक है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे। तो आज का ये क्वेश्चन सीरीज आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी पेपर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तब भी आप लोग कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों को जो है हर पेपर का पेपर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। अभी तो ये मिक्स होता है, जैसे अभी ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो ये किससे लिया गया, तो आप लोग बताएंगे गृह प्रबंध से ये क्वेश्चन लिया गया, होम मैनेजमेंट से। ओके, तो इस तरह से अभी तो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, अगर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस तरह से भी आप बताइए, मैं उस तरह से भी आप लोग को सॉल्व कराऊंगी। क्वेश्चन का सीरीज़ कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सीरीज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।